A very good afternoon to all of you. Today we will discuss our next chapter, that is hospital pharmacy. So in that, hospital pharmacy is a department that provides pharmaceutical services to the outdoor and the indoor patients. The department is headed by a professionally competent and legal qualified registered pharmacist, which means pharmacy is a department of hospitals which provides services to outdoor and indoor patients, which means जे फार्मसी आहे हे हॉस्पिटलचं एक डिपार्टमेंट आहे जे फार्मास्युटिकल सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो आउटडोर आणि जे पेशंट इनडोर, विच मीन्स जे पेशंट हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे तर त्यांना ते फार्मास्युटिकल सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो. अशा डिपार्टमेंटला आपण म्हणतो हॉस्पिटल फार्मसी. द डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय अ प्रोफेशनली कम्पिटेंट अँड लिगली क्वालिफाईड रजिस्टर्ड फार्मसिस्ट, विच मीन्स जे हेड असतो तो डिपार्टमेंटचा तो प्रोफेशनली क्वालिफाईड असतो आणि त्याला एक्सपिरियन्स असतो त्या बाबतीत की तो ते पर्टिक्युलर कामसाठी त्याला एक्सपिरियन्स आहे की तो ॲज अ हॉस्पिटल फार्मसी तो हॉस्पिटलमध्ये रन करू शकतो. देन द फार्मसी कम्पिटन्सी मीन्स द पर्सन विथ ॲड्युकेट नॉलेज अँड स्किल टू मॅनेज द डिपार्टमेंटल ॲक्टिव्हिटीज अलॉंग विथ द सर्व्हिसेस टू बी रेंडर्ड टू द पेशंट, विच मीन्स जे 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 हेड आहे डिपार्टमेंटचा तो असं पर्सन पाहिजे तो ज्याला नॉलेज आहे, ज्याला स्किल आहे की तो डिपार्टमेंटला हँडल करू शकतो. तर मग असा जो फार्मसिस्ट आहे त्याला आपण अपॉइंट करू शकतो ॲज अ हॉस्पिटल फार्मसी हेड. नेक्स्ट, द प्राईम ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द हॉस्पिटल फार्मसी सर्व्हिसेस इज टू प्रोव्हाइड सेफ अँड इफेक्टिव्ह मेडिसिन टू ऑल द पेशंट अटेंडिंग द हॉस्पिटल और द क्लिनिक. द सर्विस मस्ट बी सेफ, इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल. इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हॉस्पिटल फार्मेसी का वो क्या है कि इसको सेफ्टी प्रोवाइड करना, इफ़ेक्टिव मेडिसिन प्रोवाइड करना थ्रू आउट टू ऑल द पेशेंट अटेंडिंग द हॉस्पिटल और क्लिनिक. जो रेगुलरली हॉस्पिटल को अटेंड करे और जो ऐसी सर्विस प्रोवाइड करे जो कि सेफ़ और इफ़िशियंट और इकोनॉमिकली बैलेंस्ड हो. देन वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. इन दैट hospital pharmacy may be defined as department of a hospital wherein procurement, storage, compounding, dispensing or distribution is done under a control of a legal qualified pharmacist, which means hospital pharmacy may be defined as a department of hospital. It's a department of hospital wherein procurement means prevent एखादी डिसीजला प्रिव्हेंट करणे त्याला आपण म्हणतो प्रोक्युरमेंट. स्टोरेज ते जे मेडिसिन्स आपण स्टोर करतो त्याला स्टोरेज करणे, त्याला त्याची जे काही त्याची फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी असेल त्याच्या बेसिसवर त्याला स्टोर करणे त्याला आपण म्हणतो कंपाऊंडिंग करणे. डिस्पेन्सिंग करणे, कंपाऊंडिंग मीन्स ड्रग वगैरे बनवणे आणि त्याला ते पेशंटला ते ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करणे. आणि जे काही हे सगळं हे कामं कोण करतो ते लीगल क्वालिफाईड फार्मासिस्ट. आणि जे ऑब्जेक्टिव्ह आहे हॉस्पिटल फार्मसीचा तर तो काय आहे, द ऑब्जेक्टिव्ह आर डिझाईन टू फुलफिल द लीगल एस्पेक्ट्स mentioned under the Pharmacist Act, which is held in 1945, and execute them for the following purposes. The first objective of the hospital pharmacy is to render the services in a professional manner, which means जे काही सर्व्हिसेस आपण हॉस्पिटलमध्ये बघणार आहे त्याला ते रेंडर मीन्स ते प्रॉपर वेने प्रोफेशनल वेने ते सर्व्हिसेस करणे त्याला आपण म्हणतो की तो त्याचा प्राईम ऑब्जेक्टिव्ह आहे. देन द नेक्स्ट वन टू वर्क विथ इथिक्स एंड फॉलो द कोड एंड कंडक्ट द हॉस्पिटल. मतलब जो भी इथिक्स फार्मेसी के हैं, जो भी इथिक्स रूल्स रेगुलेशन है फार्मेसी एक्ट के अंदर, उन सबको फॉलो करके उसके पर्टिकुलर फंक्शन को मुकम्मल करने का काम जिसको हम कहेंगे तो वो उसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव है. द इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड लेड डाउन बाय द फार्मेसी थेरेप्यूटिक कमिटी मीन्स the standard, the policies which is made by the pharmacy council, pharmacy therapeutic committee is the pharmacist has to ensure in our lab in that particular hospital pharmacy so that all the progress will be done in a manner. So the next one is to act as a counseling center to furnish information to the patient, विच मीन्स काउन्सिलिंग सेंटर मीन्स पेशंटला एज्युकेट करणे, त्याला जे पर्टिक्युलर डिसीज आहे त्याच्या बाबतीत त्याला एज्युकेट करणे. जे काही तो मेडिसिन घेणार आहे तर मग त्याच्याबद्दल त्याला माहिती प्रोव्हाइड करणे त्याला आपण म्हणतो की तो काउन्सिलिंग आहे. नर्सिंग अँड फॉलोइंग स्टाफ, काउन्सिलिंग कोणाकोणाला करणे, पेशंटला, नर्सिंगला की नर्सिंग डिपार्टमेंटला कशासाठी की सपोज एखादी इन पेशंट आहे तर मग इन पेशंटला
वॉर्डमध्ये तो जे मेडिसिन देणार आहे ते नर्स देणार आहे, तर मग ते नर्सला प्रॉपर वेमध्ये काउन्सिलिंग करणे, तर मग ती जाऊन पेशंटला काउन्सिलिंग करेन. आणि जे काही स्टाफ आहे जे आपल्याला असिस्ट करतो, मग त्याला एखादी फंक्शनसाठी त्याला असिस्ट करणे, तर हे सगळे रोल आहे. द नेक्स्ट वन इज टू इम्प्रूव्ह द स्ट्रेंथ द सायंटिफिक टेक्निकल मॅनेजमेंट स्किल अँड गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस अँड गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस फॉर प्रोव्हाइडिंग बेटर सर्व्हिसेस. विच मीन्स जे गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेस आणि गुड लॅबोरेटरी प्रॅक्टिसेस आहे, हे गाईडलाईन आहे ते कशासाठी बनवलेली आहे, ते जे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, जे ड्रगची लॅबोरेटरी आहे, तर त्याच्यासाठी ते प्रॅक्टिसेस आहे की त्याला आपण असं असं मेंटेन करायला पाहिजे. तर मग याच्यासाठी गाईडलाईन आहेत, त्याच्या हिशोबाने हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये सगळं ते मॅनेज करायला पाहिजे. तर मग याच्यासाठी ते सायंटिफिक आपलं जे नॉलेज आहे त्याच्यासोबत आपलं जे नॉलेज आहे त्याला आपलं सायंटिफिक वेमध्ये, टेक्निकल वेमध्ये आणि जे मॅनेजमेंट स्किल आहे ते सुद्धा आपल्याला त्याच्यामध्ये इन्क्रीज करायची असते. आणि द नेक्स्ट वन इज टू इन्श्योर रेगुलेटरी सप्लाई ऑफ मेडिसिन एज रीजनेबल रेट. मतलब कि हमारा ये एक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो मेडिसिन है उसको हम प्रॉपर वे में सप्लाई करना, उस मेडिसिन को एक रीज़नेबल रेट के ऊपर, कि ऐसा भी ना हो कि रेट ज़्यादा हाई हो और या फिर ज़्यादा कम हो, इस एक रीज़नेबल रेट के ऊपर रेगुलर सप्लाई करना है मेडिसिन का. और नेक्स्ट क्या है, टू कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट इफेक्टिवली विद अदर डिपार्टमेंट ऑफ द हॉस्पिटल. मतलब कि कोऑर्डिनेट करना जो अदर डिपार्टमेंट है एज कंपेयर टू फार्मसी, जे अदर डिपार्टमेंट है हॉस्पिटलचे उनके साथ में कंपैरिजन कर, उनके साथ में कोऑपरेट करने का और एक इफेक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन रखने का हॉस्पिटल के अंदर. और नेक्स्ट वन, टू अपॉइंट स्किल्ड एंड ट्रेन रजिस्टर फार्मासिस्ट टू सर्व इन द हॉस्पिटल. मतलब कि इंस्टीट्यूट में जो हमारा हॉस्पिटल फार्मेसी है वहाँ पर स्किल पर्सन, ऐसा पर्सन जिसको एक्सपीरियंस है, जो ट्रेन है, जो रजिस्टर फार्मेसी से, ऐसे पर्सन को हायर करने का वहाँ पर. और नेक्स्ट वन इज वी विल सी द फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी. इन दैट numerous activities performed in a hospital pharmacy under the supervision of head pharmacist. These are summarized as under, which means जे काही न्यूमरस फंक्शन्स आहे हॉस्पिटल फार्मसीचे, तो कोण असिस्ट करतो, तो कोण मॉनिटर करतो, जो हेड असतो हॉस्पिटल फार्मसीचा. आणि त्याचे मेन 3 ॲक्टिव्हिटीज असतात. द फर्स्ट वन इज प्रायमरी ॲक्टिव्हिटीज, द सेकंड वन इज सपोर्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी, और द फर्स्ट वन इज फार्मसी ॲक्टिव्हिटीज, आणि सेकंड वन सपोर्टिव्ह ॲक्टिव्हिटीज विच इज अनदर दॅन फार्मसी ॲक्टिव्हिटीज अँड देन एज्युकेशनल ॲक्टिव्हिटी. सो इन दॅट वी विल सी द फर्स्ट वन, that is pharmacy's activities. So in that, procurement of drugs and medicine and their proper storage. मतलब कि जो procurement of drug है कि जो ड्रग की देख रेख करना, जैसे उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी है तो उनकी बेसिस पे उनको स्टोर करना, और फिर उनका प्रॉपर स्टोरेज करना कि शेड्यूल एच का ड्रग है तो उसको शेड्यूल एच वाले कंपार्टमेंट में, शेड्यूल वाई है तो उसको शेड्यूल वाई वाले कंपार्टमेंट, तो इस हिसाब से उसको मेंटेन करना. उसके बाद में कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स एंड डिस्पेंसिंग देम टू द आउट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट ऑफ द हॉस्पिटल. मतलब जो आउट पेशेंट आहे, मतलब जिसको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो ऐसे पेशेंट को जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है उसकी बेसिस पे उसको मेडिसिन डिस्पेंस, मतलब मेडिसिन देना उसको, और उसको एजुकेट करना उस बारे में. और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग मेडिसिन टू द इंडोर पेशेंट थ्रू वार्ड. तो थ्रू वार्ड जो पेशेंट अंदर एडमिट होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, यूजुअली जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं, जो मल्टीपल पर्पस हॉस्पिटल होते हैं जहाँ पर पेशेंट एडमिट होते हैं, तो वहाँ पर ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना. तो इंडोर पेशेंट, तो वो किसके थ्रू होगा, जो नर्सिंग स्टाफ है वो पर्टिकुलर मेडिसिन को बल्क क्वान्टिटी में वार्ड में लेकर जाएंगे, और फिर वार्ड से वो मेडिसिन पर्टिकुलर पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूट होगी. फिर उसके बाद में अरेंज बल्क सप्लाईज टू मिनी फार्मसी, सैटेलाइट फार्मसी एंड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग यूनिट ऑपरेटिंग इन अ हॉस्पिटल. विच मीन्स जे मोठे हॉस्पिटल असतात, जे मल्टीपर्पज हॉस्पिटल असतात, त्याच्यामध्ये जे 300 बेडचे हॉस्पिटल असतो, ते 1000 बेडचे हॉस्पिटल असतो, त्याच्यामध्ये काय असतो की पर्टिक्युलर एक फ्लोअरला एक सॅटेलाईट फार्मसी असते, किंवा प्रत्येक फ्लोअरला एक फार्मसी असते. तिथे त्यांना बल्कमध्ये ड्रग प्रोवाइड करने, जे काही त्यांची रिक्वायरमेंट आहे ते प्रोवाइड करने, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है जो पर्टिकुलर एक फ्लोर पे लगने वाली है, तो वो सब उनको वहाँ पर प्रोवाइड करना, ये एक उसका फंक्शन हुआ. और जो नेक्स्ट फंक्शन हम देखेंगे वो ये है कि प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू स्टोर नार्कोटिक्स एंड पॉइजनस ड्रग्स सेपरेटली एंड मेंटेनिंग इट्स रिकॉर्ड प्रॉपरली. मतलब जो नार्कोटिक ड्रग्स है जैसे कि ओपोइड्स एनाल्जेसिक्स, कोडेन,
मॉर्फिन। सो ये जो ड्रग है ये नार्कोटिक्स है, तो इनके ऊपर इनको हम जो ड्रग ये जो होते हैं उनका प्रॉपर मेंटेनेंस रखना, उनको प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन रखना, उनका प्रॉपर स्टोरेज रखना, और जो पॉइजनस ड्रग है ऐसे ड्रग को बराबर मेंटेन करके रखना, ये एक फंक्शन है फार्मेसी का। और जो नेक्स्ट सपोर्टिव फंक्शन है जो कि फार्मेसी से रिलेटेड नहीं है लेकिन हमको जो कि फार्मेसी के फंक्शन है, पर अपार्ट फ्रॉम फार्मेसी द हॉस्पिटल फार्मेसी हेल्प्स अदर डिपार्टमेंट इन मल्टीपल वेज, विच मीन्स फार्मासिस्ट के आगे फार्मेसी के बाद जो हमको कोऑर्डिनेशन रखना है दूसरे डिपार्टमेंट से, वो ये कि इट परचेज स्टोर सप्लाइज एंसिलरी आइटम्स एंड आर्टिकल नीडेड टू द हॉस्पिटल। मतलब ऐसी चीज़ें जो हॉस्पिटल को रिक्वायर है, जो हॉस्पिटल परचेज करता है, उसको स्टोर करना, उसका प्रॉपर सप्लाई करना, उसका मेंटेनेंस रखना, ऐसे चीज़ों का। फिर नेक्स्ट वन, हॉस्पिटल फार्मेसी काउंसल्स पेशेंट एज ऑन प्रिस्क्राइब ड्रग स्पेशली टू आउट पेशेंट। मतलब जो ऐसे पेशेंट जो जिनको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती लेकिन उन्होंने जो ड्रग परचेज़ किए हैं, उनको जो प्रिस्क्रिप्शन मिला है उसकी बेसिस पे उस ड्रग को उनको बराबर काउन्सिलिंग करणे की तुमको ही कोणती मेडिसिन, फॉर एक्झाम्पल डॉक्टर हमको बताते की हे गोळी तुम्हाला जेवणानंतर घ्यायची आहे, हे तुम्हाला जेवणाच्या आधी घ्यायची आहे, याला मिल्कसोबत घ्यायची आहे, याला मिल्कसोबत तुम्ही नको घ्या. तर हे काही जे काही एज्युकेट करणे असतो पेशंटला, एखादी डिसीज त्याला झालेली आहे तर मग त्याच्यामध्ये तो काय काय प्रिकॉशन करू शकतो, त्याच्यामध्ये काय काय प्रिकॉशन करायची आहे, तर मग हे सगळं त्यांना पेशंटला एज्युकेट करणे. आणि इट मेंटेन डिटेल अकाउंट ऑफ परचेस, रिसिप्ट अँड सप्लाय ऑफ ड्रग्स अँड मेडिसिन अँड फर्निश देम टू द अकाउंट डिपार्टमेंट. विच मीन्स जेव्हा तुम्ही मेडिकलला गेले असेल तुम्हाला ते दिसलं असेल की एक माणूस तिथे बसलेला असतो लॅपटॉपवरती, तर मग तो काय करतो, तो फक्त अकाउंट मेंटेन करतो. तो जे परचेस केलेला तो त्याची बॅच नंबर वगैरे ते सगळं रेकॉर्ड मेंटेन ठेवतो, तेच आपल्याला बिल वगैरे प्रोव्हाइड करतो. तर मग हे सगळं रेकॉर्ड मेंटेन करणे हे एक फंक्शन आहे हॉस्पिटल फार्मसीचा. अँड नेक्स्ट वन इज एज्युकेशनल सर्व्हिसेस. सो वी विल सी हेअर द विच टाईप ऑफ एज्युकेशन सर्व्हिसेस और एज्युकेशन ॲक्टिव्हिटीज which is provided by hospital pharmacy. So in that, the hospital pharmacy renders educative services to the staff of the hospital and pharmacy professional. It provides information on new drugs, technology and product etc. to the doctors and maintain it into the library. मतलब कभी कैसे होता है कि देखो कुछ जैसे कुछ ड्रग अगर मार्केट में नया आया है या कुछ टेक्नोलॉजी है या फिर ऐसे कुछ प्रोडक्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स है जो मार्केट में अभी नए आए हैं, लेकिन उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना किसको, डॉक्टर्स को, और जो पेशेंट होते हैं उनको उस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. फिर जैसे कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनको उसके बारे में एजुकेट करना कि इस ड्रग का मैकेनिज़्म, उसका पर्पस, उसके यूजेस, इसके साइड इफ़ेक्ट, उसके बेनिफिट क्या है, तो ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना ये एक एजुकेशन का एक रोल है. और सेकंड वन इज़ इट कैरीज आउट ड्रग मॉनिटरिंग बाय स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ ड्रग given to the inpatient and maintenance to the data in the drug information center. मतलब कि एक रिकॉर्ड मेंटेन रखना जो कि आउट पेशेंट ड्रग को हम जो भी मेडिसिन दे रहे हैं तो उसके बाद में उसको वो ड्रग को लेने के बाद में उस ड्रग का क्या इफेक्ट हुआ, उसको इफ़ देयर एनी साइड इफेक्ट प्रेजेंट विथ देअर ड्रग, और तो ड्रग घेतल्यानंतर तो पेशंटला काहीतरी त्रास होतो आहे तर मग याची माहिती कलेक्ट करून त्याला मेंटेन करणे, तर आपण याला म्हणू शकतो. आणि मेंटेन करणे कुठे, ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटरला. तर मग हे फार्माकोव्हिजिलन्सचं पार्ट आहे, तर हे तुम्हाला नंतर कळेल इन डिटेलमध्ये. फार्माकोव्हिजिलन्स म्हणजे एक सायन्सची एक अनदर ब्रांच आहे जे हे सगळे रिलेटेड वर्क वगैरे बघते. आणि नेक्स्ट वी विल सी द लोकेशन इन लेआउट ऑफ द हॉस्पिटल फार्मसी. इन दॅट द हॉस्पिटल फार्मसी शुड बी लोकेटेड इन सच अ प्लेस दॅट इट इज कन्व्हिनियंट फॉर it to provide services to all the other concerned department on daily basis. मतलब कि फार्मेसी का जो स्टोर है वो हॉस्पिटल में एक ऐसी जगह होना चाहिए जो जहाँ से वो ऑल डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके ऑल टाइप की सर्विसेज उनको इजीली प्रोवाइड कर सके डेली बेसिस पे. और जनरली द हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ लोकेटेड आइदर इन द ग्राउंड फ्लोर और द फर्स्ट फ्लोर एडजेसेंट टू द आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. दिस फैसिलेट्स इफ़िशियंसी. मतलब कि जो फार्मेसी का स्टोर है वो मैक्सिमम कहाँ पर होना चाहिए, या तो वो ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए या फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे. किस लिए, क्योंकि जो आउट पेशेंट सर्विसेज है, जो आउट पेशेंट है जिनको हमको एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, तो हम उनको प्रॉपर वे में मेडिसिन दे सकते हैं. जैसे कि अगर मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, तो हम उसको जो यूजुअली देखते हैं हम कि उनका फार्मेसी डिपार्टमेंट जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उनका नीचे ही होता है. किस लिए,
क्योंकि वो सबके लिए कन्वीनियंट होता है वहाँ पे, मतलब जगह आना जाना, फिर दूसरे डिपार्टमेंट से उसका कोऑर्डिनेशन, फिर जैसे बाहर से बल्क मटेरियल आया तो उसको अगर थर्ड फ्लोर पे अगर इस फार्मेसी का स्टोर रहा तो फिर उतना ट्रांसपोर्टेशन उसको करना पड़ेगा। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए फार्मेसी का स्टोर कहाँ पर होना चाहिए, नीचे वाले फ्लोर पे। सो इट मस्ट बी लोकेटेड इन सच अ प्लेस दैट इट इज़ easily accessible to the outpatient department, dispensing become physical and economical. आणि थर्ड वन इट इज़ कन्व्हिनियंट टू द सेंट्रल डिलिव्हरी डिपार्टमेंट. सो विच म्हणजे काय की जे एक ऐसे प्लेस पे फार्मेसी का स्टोर होना चाहिए जहाँ पर तो जे इट इज़ इझिली ॲसेसिबल टू आउट पेशंट डिपार्टमेंट, म्हणजे जे आउट पेशंट आहे त्यांना ते इझिली ॲसेसिबल असेल, आणि जे जे आपण ड्रगचं डिस्पेन्सिंग करतो तो फिजिबल राहील आणि इकॉनॉमिकल पण राहील. कारण जर आपण सपोज मेडिकल स्टोअरवरती ठेवला तर मग आपल्याला ते जे काही आपलं सगळं सामान असेल तर मग ते घेऊन वरती जावं लागेल. मग याच्यामध्ये काहीतरी असे वस्तू असले ज्याला फुटणे वगैरेचे प्रॉब्लेम असला तर मग याच्यासाठी मग आपलं ते इकॉनॉमिकली तो आपल्याला परवडणार. आणि मग याच्यासाठी आपण काय करतो की त्याला आपण ग्राउंड फ्लोअरला ठेवतो की तो कन्व्हिनियंट राहील, आणि तो इट इज कन्व्हिनियंट टू द सेंट्रल डिलिव्हरी डिपार्टमेंट, म्हणजे जे सेंट्रल डिलिव्हरी डिपार्टमेंट असतो त्याच्यासाठी तो कन्व्हिनियंट राहील. आणि इट शूड द साईज शूड बी डिटरमाइंड बाय द ऑपरेशनल ॲक्टिव्हिटीज, म्हणजे जो साईज असते जे हॉस्पिटल फार्मसी आहे ज्याची साईज डिपेंड आहे कशावरती की तुम्ही तो हॉस्पिटल किती मोठा आहे, त्याला तो किती बेडेड हॉस्पिटल आहे, तर याच्यावरती त्याची जे हॉस्पिटल फार्मसीची जे साईज असते ती किती क्वालिफाईड फार्मसिस्ट त्याला हवं आहे. तर मग हे सगळं कशावर डिपेंड असतो की हाऊ मेनी पेशंट वी विल बी कंडक्ट इन ईच डे. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कॅन से दॅट द साईज शुड बी डिपेंड ऑन द साईज ऑफ द हॉस्पिटल. सो अँड प्रिविजन शुड बी मेड फॉर वॉशिंग फॉर कंटेनर्स ऑफ इक्विपमेंट, म्हणजे वहाँ पर एक असं ठिकाण पाहिजे जिथे तो कंटेनर्स वगैरे आणि जे काही इक्विपमेंट असे आपले त्याला आपण प्रॉपर वॉशिंग करू शकतो. स्टोरेज ऑफ बल्क सोल्युशन अँड कॉन्सन्ट्रेट्स, म्हणजे जो आपले बल्क सोल्युशन आहे जो खूप क्वांटिटीमध्ये असतो तो मग त्याच्यासाठी आपण त्याला स्टोअर करून ठेवू शकतो. आणि स्टोरेज ऑफ पॉयझनस अँड नार्कोटिक्स ड्रग्स, म्हणजे एक वेगळं कंपार्टमेंट कशासाठी, पॉयझनस अँड नार्कोटिक्स ड्रग्ससाठी. आणि ॲड्युकेट सिटिंग फॅसिलिटी फॉर स्टाफ, जे काही स्टाफ आपल्याला आहे तर मग त्यांच्यासाठी प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट तिथे हवं आहे. आणि फायर कंट्रोल इन केस ऑफ इमर्जन्सी इट इज नेसेसरी टू मेंटेन फायर कंट्रोल डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल और हॉस्पिटल फार्मसी. सो these are the typical layout of hospital pharmacy. In that we will see this is the first section which is an sterilizer department, so where we can sterilize. And the second one is water system. It is a water system for hospital pharmacy. Then the next one is container area where we can place our container. And the fourth one is the active medicament. So these are the active medicaments department as per the layout. So here we can place our medicine. आणि 5 number is working station. So these are the working station where we can procure or dispense drug to the patient, inpatient or outpatient. And 6 number is the rack. This is the rack where we can put medicine or other equipment etc. And 7 number is sitting arrangement. So this is the sitting arrangement where a person can sit or maintain record of the hospital. And the filling rack. So this is the filling rack where we can place multiple items here. And these are the glass window for easily accessible for airflow in the department. And these are the glass partition, number 10. So these are the typical layout of the pharmacy, hospital pharmacy. So on the basis of this, pharmacy store should be arranged as in this manner. So next one we will see the requirement of hospital pharmacy. So here इथे आपण बघणार आहे की रिक्वायरमेंट काय असते हॉस्पिटल फार्मसीची. तर मग याच्यामध्ये अपार्ट फ्रॉम द रूल्स स्पेसिफाईड अंडर द ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट 1945, according to the schedule M and N, a pharmacy need floor, space and personnel for its smooth functioning. The facilities needed are as group under, which means as per schedule M and schedule N. जो फार्मेसी जो फ्लोर है उसको एक जगह चाहिए, और किसके लिए,
फार्मेसी पर्सनल के लिए, ताकि हम जो भी काम है और जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं वो एक स्मूथ वे में हम कर सकें. सो इन दैट फर्स्ट floor space requirement. So how many space we should have to need for a hospital pharmacy? So the specified space required for different activities of hospital pharmacy as given in table number 2.1. So here we see a table here. असं आता कसं असतं की आपण जे हॉस्पिटल फार्मसीच्या लेआउट करतो तर मग तो डिपेंड असतो की तो हॉस्पिटल किती मोठा आहे. तर ऑन द बेसिस ऑफ दिस we can arrange or we can set our floor space. So यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है. द फर्स्ट वन इज़ 50 बेड हॉस्पिटल in the case of 100 bed hospital and in the case of 200 bed hospital, and minimum area required in square feet based on the bed capacity. मतलब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि मिनिमम एरिया स्क्वायर फीट में 50 बेड के लिए, 100 बेड के लिए और 200 बेड के लिए. सो फर्स्ट वी विल सी द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग. सो जैसे हमने देखा मेडिसिन की कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग के लिए जितना एरिया हमको रिक्वायर्ड है, अगर वो 50 बेड का हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 205 स्क्वायर फीट हमको एट मिनिमम चाहिए. और अगर वो इफ़ देयर इज़ अ 100 बेड हॉस्पिटल सो वी रिक्वायर 320, एंड इफ़ देयर इज़ अ 200 बेड हॉस्पिटल सो वी रिक्वायर 495 एंड पेरेंटल प्रिपरेशन. सो इफ 50 बेडचे हॉस्पिटल आहे तर मग तिथे पॅरेंटल प्रिपरेशन करायची काही गरज नाही आपल्याला. मग आपण काय करतो, सरळच लाईन घेऊन तिथे लावून देतो. मग आणि जर 100 बेडचे हॉस्पिटल आहे तर मग तिथे 185 स्क्वेअर फीट मिनिमम असायला पाहिजे. आणि इफ इट इज 200 बेड हॉस्पिटल देन द रिक्वायरमेंट फॉर पॅरेंटल प्रिपरेशन इज 200. देन स्टोर रूम. So it is no necessary for store room in 50 bed hospital, and in 100 bed hospital the store requirement is 125, and if there is a 200 bed hospital the requirement is 200. Then office and library. So if there is an 50 or 100 bed hospital, so there is no need for to maintain a office or library. If there is a hospital in which is 200 beds, so we require 105 square feet of area for office purpose. And circulation we required only in a big hospital like 200, 1000, and the square feet for minimum is 60 for 200 beds. And next we will see the equipment requirement. So like for floor space, Schedule M of the Drug and Cosmetic Act 1945 specifies requirement of machinery for various dosage form from manufacturing section. These are minimum requirement and a guideline only. So जैसे कि शेड्यूल एम और एन ने हमको गाइडलाइंस दी है कि कितनी जगह या फिर कितना स्क्वायर फुट पर्टिकुलर बेड के हिसाब से होना चाहिए, तो उस हिसाब से शेड्यूल एम ने हमें ये भी बताया है कि ये भी उस बारे में भी हमको गाइडलाइन प्रोवाइड की है कि मिनिमम इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए. सो वी विल सी इट. While selecting equipment for a hospital pharmacy, one must ensure how to provide good services with minimum cost. So we can use here like how we have to think that how we provide good services. How मतलब हम good services कैसे provide कर सकते हैं जो कि मिनिमम कॉस्ट के अंदर जो हमको भी फिजिबल हो और पेशेंट को भी. तो हाउ द सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडेड इफ़िशियंटली. हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम इफ़िशियंटली बिना किसी रुकावट के कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. और जनरली द हॉस्पिटल फार्मेसी इक्विपमेंट आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड इक्विपमेंट. मतलब ऐसे इक्विपमेंट जिसको हम जो इमूवेबल होते हैं. तो ऐसे इक्विपमेंट कौन से आर द इक्विपमेंट इंस्टॉल विद द बिल्डिंग ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन. मतलब ऐसे इक्विपमेंट जो कंस्ट्रक्शन के वक्त इंस्टॉल होते हैं डिपार्टमेंट के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट वन इज काउंटर्स. तो जे काउंटर असतो तो आणि कॅबिनेट, सिंक, एलिव्हेटर. सो हे सगळे जे काही असतात तर मग हे असे इक्विपमेंट आहे ते असे निडी आहे जो आपल्याला ते कन्स्ट्रक्शनच्या वेळेस ते बनवावं लागतो. देन द मूवेबल इक्विपमेंट ज्याला आपण मूव करू शकतो. तर मग असे इक्विपमेंट कोणकोणते आहे are the equipment not installed permanently with the building and which could be moved as per need. That is balances, desk, carts, mixtures. So हे सगळे रिक्वायरमेंट आहे जे आपण मूव करू शकतो
कुठेही आपल्या ॲज पर फिजिबिलिटी, ॲज पर अवर फिजिबिलिटी. सो द नेक्स्ट वन इज पर्सनल रिक्वायरमेंट. मीन्स किती लोक कसे लोक लागणार आहे तिकडे, आणि बी फार्मचे किती, एम फार्मचे किती, डी फार्मची किती, किंवा किती क्वालिफाईड पर्सन पाहिजे ते आपण हे बघणार आहे. तर नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटीज अँड प्रोसेस आर कॅरीड आउट इन द हॉस्पिटल फार्मसीज. सो हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये नंबर ऑफ ॲक्टिव्हिटी वी कॅन कॅरीड आउट. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द ॲक्टिव्हिटी इन्क्लुडिंग मॅन्युफॅक्चरिंग, टेस्टिंग, डिस्ट्रीब्युशन, ॲडमिनिस्ट्रेशन अँड प्रोक्युरमेंट ऑफ मटेरियल. म्हणजे कोणती ॲक्टिव्हिटी करतो आपण हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये? दॅट इज मॅन्युफॅक्चरिंग, म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग करणं ड्रगची, टेस्टिंग करणं त्यांची, डिस्ट्रीब्युशन करणं आणि ॲडमिनिस्ट्रेशन करणं आणि प्रोक्युरमेंट करणं ऑफ मटेरियल्स. अ टीम ऑफ पर्सन विथ एम फार्म, बी फार्म, डी फार्म अँड मायक्रोबायोलॉजी क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड. द एक्झॅक्ट नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन पर्सन विल बी डिपेंड अपॉन द साईज अँड ॲक्टिव्हिटी ऑफ द हॉस्पिटल. म्हणजे जे नंबर आहे की किती लोक आपल्याला लागणार आहे, तर मग ते कशावरती डिपेंड असतो की जे हॉस्पिटलचा साईज आहे तो किती बेडचं हॉस्पिटल आहे त्याच्यावरती हे डिपेंड असतो की तो नंबर ऑफ फार्मसीज आपल्याला किती पाहिजे. तर मग यांच्या बेसिसवर आपण फार्मसीचे पर्सनल हायर्ड करतो. तर मग याच्यासाठी रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मसीज, मग रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मसीज किती पाहिजे? द एक्झॅक्ट नंबर ऑफ फार्मसी रिक्वायरमेंट शुड बी डिपेंड अपॉन द साईज ऑफ द हॉस्पिटल अँड द नेचर ऑफ ॲक्टिव्हिटीज गोइंग ऑन द हॉस्पिटल फार्मसी. सो द जो रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल फार्मेसी की, जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी बेसिस पर है कि हॉस्पिटल कितने बेड का है और कि किस तरह की एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है हॉस्पिटल में. तो इसकी बेसिस पे हमको फार्मेसी पर्सन कितने चाहिए ये रिक्वायरमेंट होती है हमारी. सो द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ गिवन मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट विच इज समराइज ॲज बिलो. ते जे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आहे त्यांनी आपल्याला एक गाईडलाईन दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये आपण बेड साईजच्या वरती आपल्याला किती फार्मसिस्ट लागणार आहे, तर मग हे त्यांनी मिनिमम रिक्वायरमेंट दिलेली आहे. तर मग याच्यामध्ये आपण टेबलमध्ये बघू की जर ओनली आउट पेशंट मेडिकल, म्हणजे जे आपल्याला मेडिकल आहे फक्त जो हॉस्पिटलशी अटॅच नाही आहे आणि तिथे फक्त आउट पेशंट बेसिसवरती तो मेडिकल आहे, तर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला नंबर ऑफ फार्मसी किती पाहिजे? ॲटलिस्ट 1 फार्मसी शुड बी रिक्वायर्ड. अँड इफ द साईज ऑफ द if there is a 1 to 50 bed hospital, then the number of pharmacies required is 3, and if there is a 51 to 100, so the number of pharmacies is required is 5. If there is a size of 101 to 200, so the pharmacies that will be required is 8. And if there is a bed size of the hospital is 301 to 500, so the number of pharmacy that is required is 15. And if there is a bed hospital is above than 501, so 5 plus 1 for every 100, which means 16 pharmacies for every 100. So these are the next one is the movement of medicine. तो मूवमेंट याच्यामध्ये आपण काय बघणार आहे की आपण मूवमेंट कशी करणार आहे मेडिसिनची. तो फर्स्ट वन इज परचेस, म्हणजे आपण सगळ्यात पहिले काय करणार? मेडिसिन परचेस करणार. मग ते कुठून परचेस करता आपण त्याला डिस्ट्रीब्युटरकडे किंवा डिरेक्टली इंडस्ट्रीकडून त्याला आपण मेडिसिनला परचेस करतो. मग परचेस केल्यानंतर काय करणार आपण? तो मेडिसिन फार्मसी स्टोअरमध्ये स्टोअर करणार आपण त्याला. तर मग ते पर्टिक्युलर स्टोअर करणार त्याच्या कॅटेगरी अनुसार. मग कॅटेगरी अनुसार स्टोअर केल्यानंतर त्याची फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी अनुसार त्याला स्टोअर केल्यानंतर आपण त्याला डिस्पेन्स करणार म्हणजे त्याला आपण देणार. मग कोणाकोणाला देणार आपण? इनपेशंट आणि आउटपेशंट. जर आउटपेशंट राहिला तर पण आपण त्याला डिरेक्टली डिस्पेन्स करू शकतो, आणि किंवा इनपेशंट आहे तर मग तो डिस्पेन्सरी आपल्याला पहिले वार्ड किंवा नर्सेसमध्ये पोचावी लागेल. मग तो नर्स आणि तो वार्ड रिस्पॉन्सिबल राहणार तो मेडिसिन तो पर्टिक्युलर ॲडमिट केलेल्या पेशंटला देण्यासाठी. याच्यानंतर आपण बघणार की मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल. जे काही आपण रॉ मटेरियल परचेस करणार आहे तर मग त्याला पहिले काय करणार आपण? त्याला स्टोअर करणार आपण पहिले. मग स्टोअर केल्यानंतर काय करणार? त्याची टेस्टिंग करणार आपण. मग टेस्टिंग केल्यानंतर इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम विद द मटेरियल, वी रिजेक्टेड मटेरियल फॉर रिटर्न टू द सप्लायर. अगर प्रॉब्लम है कुछ मटेरियल के अंदर तो उसको टेस्ट करने के बाद हम डायरेक्टली रिजेक्ट करके उसको रिटर्न सप्लायर को सेंड करेंगे. अगर मटेरियल अच्छा है, अगर वो अप्रूव्ड होता है तो अप्रूव्ड मटेरियल को हम कहाँ पे रखेंगे? मेन स्टोर में. फिर मेन स्टोर के बाद में इसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बाद में जहाँ पर वो प्रोडक्ट होगा, जहाँ पे उसका जो रॉ मटेरियल है जैसे कि पाउडर है तो उसको उसकी टैबलेट बनानी, तो यहाँ पे पाउडर फॉर्म टैबलेट में होगा. फिर टैबलेट होने के बाद में फिनिश होगा प्रोडक्ट. फिर फिनिश होने के बाद में उसको जो गुड्स क्वारंटाइन, मतलब ऐसा जहाँ पर हमको हमारा जो
जो हमारा प्रोडक्ट निकला है उसको हमको फिर क्वारंटाइन करके रखना है। क्वारंटाइन करके मतलब जमा करके रखना है, फिर उसके बाद में उसको सेंड करना है कहाँ पे, मेडिकल स्टोर को। और जो गुड क्वारंटाइन है वहाँ पर हमको उसको उसकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करनी है कि जैसे जो भी पैरामीटर, जो भी रूल्स, जो भी रेगुलेशन है उसके हिसाब से वो बराबर प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है या नहीं। और इसके बाद में जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इन प्रोसेस जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रन है, जब अपना मैन्युफैक्चरिंग शुरू है, तो हम वहाँ पर उनको इन प्रोसेस चेक करते रहना है। प्रोसेस के बीच में बैच में से कुछ सैंपल्स लेके हम उसको चेक करना है कि ये पर्टिकुलर जो चल रहा है वो एज़ पर द गाइडलाइंस, एज़ पर द रिक्वायरमेंट हमको जैसे चाहिए वैसे ही चल रहा है, या फिर इज़ देयर एनी प्रॉब्लम विद द सैंपल और मटेरियल। सो वी कैन चेक हेयर। एंड द नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ पेशंट। सो इथे आपण बघणार आहे पेशंट हॉस्पिटलमध्ये त्याची मूवमेंट कशी असते। तर मग सगळ्यात पहिले पेशंट येईल, तो आल्यानंतर मग काय होईल, त्याचं रजिस्ट्रेशन होईल। आणि रजिस्टर झाल्यानंतर जर तो न्यू पेशंट आहे, जर तो पहिल्यांदा हॉस्पिटलमध्ये आलेला आहे, तर मग त्याला इनिशियल चेकअप होईल। मग इनिशियल चेकअप झाल्यानंतर त्याला क्लिनिकल सर्विसेज लाइक पेशेंट के साइन और सिम्टम्स के हिसाब से अगर उसका ब्लड चेक करना है हमें, या फिर डॉक्टर को लगा कि इसका ब्लड चेक करना है, या यूरिन एस्टिमेट करना है, या फिर स्वैब टेस्ट करना है, तो उसकी बेसिस पे क्लिनिकल सर्विस की बेसिस के फिर उसके बाद में टेस्ट के बाद में उसकी फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग। और इफ़ देयर इन एक्सरे, सो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इज़ देयर फॉर एक्सरे। देन द क्लिनिकल सर्विस, आफ्टर दैट द टेस्ट आने के बाद में वो क्लिनिकल सर्विस, फिर वो क्लिनिकल डिपार्टमेंट में जाएगा। फिर क्लिनिकल डिपार्टमेंट फिर जो हमको रिपोर्ट मिलेंगी, वो रिपोर्ट मिलने के बाद में पेशेंट नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन आउट। अगर उसकी रिपोर्ट नॉर्मल है तो पेशेंट उसको मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। अगर उसकी रिपोर्ट इफ़ द रिपोर्ट वाज नॉर्मल, देन देयर इज़ नो मेडिसिन विल बी प्रिस्क्राइब एंड द पेशेंट विल बी आउट। सो इफ़ आफ्टर टेस्टिंग laboratory test, if there is any disease which is detect in the clinical department, so doctor is prescribe medicine. So on the basis of this we can then the patient go to the pharmacy department. Here they can purchase medicine, और अगर make payment पेशेंट विद मेडिसिन एंड मेक पेमेंट। अगर उसको फिर डिपार्टमेंट से मेडिसिन लेने, अगर उसको वो ज़्यादा सीरियस अगर उसकी कंडीशन नहीं है, तो हम उसको दवाई लेके पेमेंट लेके उसको सीधा आउट, या फिर डिस्चार्ज। या फिर अगर पेशेंट की तबीयत सीरियस है तो उसको हम हॉस्पिटलाइज़ करने की ज़रूरत है, तो उसको फिर हम हॉस्पिटलाइज़ करेंगे। फिर हॉस्पिटलाइज होने के बाद में जब वो रिकवर हो जाएगा, फिर उसके बाद में पेमेंट, फिर उसके बाद में आउट, दैट इज़ डिस्चार्ज। इफ़ पेशेंट इज़ ओल्ड, सो देयर इज़ नो नीड टू इनिशियल चेकअप। पेशेंट जस्ट कम, रजिस्टर देयर नंबर, एंड देन patient will go to the clinical services for checkup, body checkup, like laboratory testing like blood sugar if there is the patient which is glucose, which is diabetes patient. So patient have to estimate their blood glucose level monthly. So on the basis of this, patient will go to the laboratory, check their reports, and on the basis of this take medicine, or if there is a serious condition, patient is hospitalized, or if there is not, so patient make payment and out, that is discharge of the patient. Then the organization of hospital pharmacy. Next we will see in this, a big hospital pharmacy renders a number of services which include a number of activities. Hence a complex organization with integrated setup comprising the following division. जो ऑर्गेनाइजेशन है फार्मेसी के, वो अलग अलग डिपार्टमेंट से का कॉम्प्लेक्स होता है, तो उसकी बेसिस पे हमने उसको समराइज़ किया है। तो इस टेबल को हम देखेंगे, ट्री डायग्राम को। इसके अंदर सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि हेड डिपार्टमेंट का, वो क्या करेगा कि वो प्रोवाइड करेगा सर्विसेज, जो कि प्राइमरी सर्विसेज है। हेड ऑफ प्राइमरी सर्विसेज मतलब जितने भी सर्विसेज है उसका एक वो हेड है। वो सारी जितनी भी एक्टिविटी विच इज़ ऑनगोइंग ऑन द हॉस्पिटल फार्मेसीज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पर्टिकुलर services. So on the basis of this, the first one is procurement, store and issue, that is B farm and assist by D farm. मतलब जो प्रोक्यूरमेंट स्टोर है जहाँ से हम मेडिसिन देने वाले, तो वहाँ पर वो कौन सा पर्सन चाहिए, बी फार्म चाहिए, जो जिसको एक डी फार्म वाला पर्सन असिस्ट करेगा। और फिर उसको हम ड्रग और मेडिसिन देंगे, या फिर ऐसे एंसिलरी प्रोडक्ट जैसे कि डिवाइसेस है कुछ, जैसे कि ब्लड शुगर चेक करने के डिवाइस है या फिर कुछ, तो हम उनको डिवाइस प्रोवाइड करेंगे उस बेसिस पे। फिर अगर ड्रग की डिस्पेंसिंग करनी है, ड्रग की डिस्पेंसिंग करनी मतलब ड्रग देना है आउट पेशेंट को, तो उसके लिए हमको अगर इन पेशेंट है तो डी फार्म चाहिए हमको, और अगर आउट पेशेंट भी है तो हम उसको डी फार्म ही चाहिए,
फिर उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है हॉस्पिटल में, जैसे कि पेरेंटल प्रिपरेशन के लिए होता है अक्सर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें, तो अगर स्टराइल डिपार्टमेंट है या फिर नॉन स्टराइल डिपार्टमेंट है, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मैन्युफैक्चरिंग, तो उसमें हमको एम फार्म का पर्सन चाहिए, और स्टराइल डिपार्टमेंट के अंदर बी फार्म, और नॉन स्टराइल डिपार्टमेंट के अंदर बी फार्म, एंड द लास्ट वन इज़ क्वालिटी कंट्रोल। सो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर डिपार्टमेंट के अंदर, तो हमको उस पर्टिकुलर जो भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसको हमको क्वालिटी चेक करना होती है कि जो जैसे भी हम उसकी क्वालिटी उसको मेंटेन करना होती है। तो वो कौन मेंटेन करता है क्वालिटी कंट्रोल? एम फार्म पर्सन, और इन एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब ऐसा पर्सन जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में जिसने एम फार्म किया है, तो ऐसा पर्सन रिक्वायर होता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। और इसको कौन असिस्ट करते हैं? एक तो बी फार्म या फिर बीएससी माइक्रो। देन द लास्ट सर्विस इज क्लिनिकल सर्विसेज विच इज़ फॉर टेस्टिंग ऑफ द सैम्पल्स एंड फॉर द रिपोर्ट्स विच इज़ ऑब्टेन आफ्टर द टेस्टिंग ऑफ सैम्पल्स। और असिस्ट कौन करेगा उसको? बी फार्म। फिर उसके बाद में द लास्ट वन इज़ रेगुलेटरी अफेयर्स एंड लाइब्रेरी असिस्ट बाय डी फार्म। अगर इफ़ देर इज़ अ डिपार्टमेंट विच इज़ रिलेटेड टू द फार्माकोविजिलेंस और रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट, सो बी फार्म पर्सन कैन रिक्वायर्ड हेयर एंड विच इज़ असिस्ट बाय अ डी फार्म पर्सन. And the next one we will see the qualification of hospital pharmacist. So here we can see that one should be a legally qualified, that is registered pharmacy and professionally competent person working at different level of hospital pharmacy mentioned earlier in the organizational chart. मतलब जो डिपार्टमेंट जो फार्मेसी जो पर्सन हमको रिक्वायर्ड है वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, और एज़ पर देयर नीड, जैसे कि हमको अगर प्रोक्यूरमेंट के डिपार्टमेंट में चाहिए तो एटलीस्ट बी फार्म हमको चाहिए, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में चाहिए हमको तो वो एम फार्म चाहिए, अगर वो हमको डिस्पेंसिंग डिपार्टमेंट में चाहिए तो वो बी फार्म चाहिए, जिसको डी फार्म वाले असिस्ट करेंगे। तो इसकी बेसिस पे हमको इसकी क्वालिफिकेशन हमको चाहिए। द चीफ ऑफ द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज ऑफ द हॉस्पिटल शुड बी ग्रेजुएट विद एडिक्वेट एक्सपीरियंस और एम फार्म इन फार्मास्यूटिकल साइंस और अ PhD पर्सन इज प्रिफर्ड। जो हेड है डिपार्टमेंट का वो क्या चाहिए? एक तो उसको एडिक्वेट नॉलेज चाहिए, उसको अच्छा नॉलेज चाहिए उस फील्ड के, उस हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में, और उसको या तो एम फार्म चाहिए या फिर PhD इन फार्मास्यूटिकल साइंस पर्सनल इज़ प्रिफर्ड। देन द एबिलिटीज़ ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, मतलब कौन कौन सी एबिलिटीज़ है जो हमको रिक्वायर है एक हॉस्पिटल फार्मेसीज के अंदर। सो वी कैन सी हेयर विद द modernization and advancement in the medical field, the hospital pharmacy has been providing professionally managed services to the outpatient and inpatient. So जितनी भी मॉडर्नाइजेशन एंड एडवांसमेंट अभी मेडिकामेंट में हो रही है तो उसकी बेसिस पे हमको मेडिसिन प्रोवाइड करनी है, किसको? इन पेशेंट और जो आउट पेशेंट है उनको। तो अपार्ट फ्रॉम दिस almost every day innovations, new concepts and techniques are being introduced in different areas like technology, research method, skills, etc. So every day we can see there is a increase in research, there is the advancement in research, in advancement in technology. So on the basis of this, the hospital pharmacy perform a vital role in all these through different activities and cope with the needs of the time. He must possess and following abilities. मतलब जितनी भी मॉडर्नाइजेशन शुरू है, जितनी भी रिसर्च शुरू है, जितनी भी टेक्नोलॉजी शुरू है, तो उसकी बेसिस पे हमको फार्मासिस्ट ऐसा चाहिए जो इन सब चीज़ों में पर्टिकुलर्स को हैंडल कर सके। सो जो एबिलिटी होनी चाहिए फार्मासिस्ट की वो क्या क्या है? टेक्निकल एबिलिटी द फर्स्ट वन, एंड द सेकंड वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, देन द एकेडमिक एबिलिटी। तो फर्स्ट टेक्निकल एबिलिटीज़ में हम again we will see the 3 point in that. The first one is manufacturing knowledge, मतलब उसको इंडस्ट्रियल नॉलेज कितना है पर्सन को। द हॉस्पिटल फार्मेसी सप्लाइज ऑलमोस्ट ऑल द मेडिसिन रिक्वायर्ड इन पेशेंट डिपार्टमेंट, मतलब जो हॉस्पिटल फार्मेसी है जो कि हॉस्पिटल से अटैच होती है वो सभी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो कि पेशेंट को नीड होती है, लाइक इंजेक्शंस, लाइक ओरल मेडिकामेंट्स, लाइक सलाइन, etc. For if there is any surgery, so it's also provide surgical equipment to the physician, and therefore he must have adequate knowledge and technical background to manufacturing different dosage form. जैसे कि हम different dosage form उनको प्रोवाइड करते हैं तो उसकी बेसिस पे उसको हर तरह की चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, उसको इंडस्ट्रियल नॉलेज होना चाहिए, उसको मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज होना चाहिए उसकी बेसिस पे। अपार्ट फ्रॉम दिस he must be aware about the source of the drug,
कोस्टिंग एक्सेट्रा, मतलब उसको इन सब चीज़ों के अलावा कि ड्रग का कॉस्ट कितना है, ये ड्रग कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ, उसकी कंपनी कौन सी है, उसकी बैच नंबर कौन सी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी उसे मालूमात होनी चाहिए। नॉलेज अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, सो उसको एक नॉलेज भी होना चाहिए कि वो क्वालिटी को कैसे कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि टेस्टिंग ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट इज़ डन बाय केमिकल, फिजिकल एंड एनालिटिकल मेथड, मतलब केमिकल मेथड मतलब कुछ ऐसे टेस्ट करके जिसकी वजह से हमको पता चले कि जो ड्रग है वो केमिकली इनर्ट है या नहीं, या फिर फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी, इफ देयर इज एनी चेंजेस इन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, सो वी कैन से दैट इट्स ड्रग इज़ नॉट गुड। एंड एनालिटिकल मेथड मीन्स with the help of instrument like HPLC, like high performance liquid chromatography, high performance thin layer liquid chromatography, so auto titrator, pH meter, spectrophotometer, so इसकी बेसिस पे वो ड्रग को ड्रग की जो भी सॉल्युबिलिटी है, जो ड्रग की प्योरिटी है, जो ड्रग की कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इन सबको इसकी बेसिस पे मेजर कर सकता है। और फॉर दिस पर्पज ही मस्ट नो द प्रोसीजर, हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, रिएजेंट एंड द केमिकल रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग, मतलब इस वजह से उसको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह के केमिकल रिक्वायर्ड है टेस्टिंग के लिए, किस तरह के इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है टेस्टिंग के लिए, या फिर इसकी प्रोसीजर क्या है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद में रिसर्च एबिलिटी, ही शुड हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, फार्माकोकाइनेटिक एंड क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज ऑन द कंपाउंड एंड इंडस्ट्री इन्वेस्टिगेशन, विच मीन्स जो पर्सन है उसको रिसर्च एबिलिटी होनी चाहिए, किस लिए कि वो असिस्ट कर सके कि जो फार्माकोलॉजी है ड्रग की, जो कि या फिर उसकी जो टॉक्सिकोलॉजी है, जो फिर जितने भी एक्सपेरिमेंट है रिलेटेड फार्माकोकाइनेटिक, वो किस लिए, क्योंकि जो ड्रग है उसका फार्माकोकाइनेटिक है, उसका एब्जॉर्प्शन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, उसकी बेसिस पे उसका इन्वेस्टिगेशन क्या। अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक स्टडीज ही शुड वर्क on the formulation aspect like established studies, incompatibilities, drug to drug and drug to food interaction, sustained drug action, formulation elegance etc, which means कि उसको नॉलेज होना चाहिए कि अगर एक ड्रग के साथ दूसरा ड्रग लिया तो इज देयर एनी रिएक्शन, और अगर हमने ड्रग को, जैसे कि आपने सुना होगा कि कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि इसको मिल्क के साथ मत लेना, या फिर इसको नॉन वेज के साथ मत लेना, तो इस तरह की जो भी फैट रिलेटेड जो भी ड्रग होते हैं उसके साथ में जो ड्रग का इंट्रैक्शन होता है, तो इसकी बेसिस पे हम इंट्रैक्शन है जो कि इसकी सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट कर सकता है, या फिर उसकी हाफ लाइफ पे इफेक्ट कर सकता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी हम यहाँ पर देखेंगे कि फार्मासिस्ट शुड हैव administrative abilities because he plays a very important role in a hospital with many departments like medicine, surgery, nursing and patient for different purpose like drug manufacturing, distribution, selection of drug storage and safety medicine etc. Therefore he should know about material management and inventory control, planning and accounting, communication skill, patient counseling, knowledge about all related laws and legal regulations. So this is most important. So we will see here that if जो फार्मासिस्ट है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी होनी चाहिए, वो एक ऐसा इंसान होना चाहिए, वो एक ऐसा पर्सनल होना चाहिए जो एज अ टीम वर्क, एज अ लीडर वो दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर सके, क्योंकि हॉस्पिटल फार्मेसी को अदर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन करना होता है, मेडिसिन डिपार्टमेंट से, जो सर्जरी डिपार्टमेंट है उसको सर्जरी डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना होता है। किस लिए, क्योंकि जो सर्जरी है उसके इक्विपमेंट प्रोवाइड करने के लिए, उसके जितने भी प्रोडक्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए नर्सिंग डिपार्टमेंट में, ताकि वो जाके जितने भी वार्ड में पेशेंट है उनको इन पेशेंट सर्विसेज दे सके, उनको मेडिसिन दे सके, और फिर जो पेशेंट है जो कि एडमिट है उनको डिफरेंट पर्पस जो कि उनका मैन्युफैक्चरिंग है ड्रग का, फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, इन सब चीज़ों में वो इन्वॉल्व होता है। तो उसको कैसे होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी होनी चाहिए उसकी। फिर उसको मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कंट्रोल, मतलब जो भी मटेरियल आया है तो उसका मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि बस सामान आया है पूरा बल्क मटेरियल, तो उसमें से जो पैरेंटल प्रिपरेशन है, जो लिक्विड प्रिपरेशन है, उसकी कैटेगरी के बेसिस पे, उसको उसकी बैच नंबर की बेसिस पे, उसको उसकी शेड्यूल की बेसिस पे उसको अरेंज करना। फिर उसके बाद में प्लानिंग एंड अकाउंटिंग की, हमको प्लानिंग करना कि आगे हमको कैसे करना है, कैसे डील करना है, आगे हमको कौन से स्टॉक की ऑर्डर देनी है, या फिर कौन सा अपना को स्टॉक मंगवाना है, या फिर हमको हमारा अकाउंट जो मेंटेन करना है कि कितना ड्रग हमको मंगवाना है, या फिर जो बैलेंस है पैसों का, या फिर all these things. Then communication skill, so it's a most important factor, in hospital
हर तरह के लोग हॉस्पिटल में आते हैं, जैसे कि मराठी लैंग्वेज, किसी को मराठी नहीं समझती, किसी को हिंदी में प्रॉब्लम होता है, तो उसको इट मस्ट बी कम्युनिकेशन स्किल्ड पर्सन हमको चाहिए ताकि वो हर तरह की पेशेंट से डील कर सके। फिर पेशेंट काउंसलिंग, पेशेंट को एजुकेट करने के लिए उसके पास नॉलेज होना चाहिए ताकि वो पेशेंट को एजुकेट कर सके कि पर्टिकुलर ड्रग से, पर्टिकुलर डिसीज़ से उसका क्या कनेक्शन है, उसको किस तरह से मेडिसिन लेनी है, उसको किस तरह से केयर लेनी है। उसके बाद में नॉलेज अबाउट ऑल रिलेटेड लॉ एंड लीगल रेगुलेशन, तो जितने भी लॉ, जितने भी रेगुलेशन फार्मेसी एक्ट के अंदर आते हैं, तो उस सबको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए ताकि वो जितने भी वर्क फार्मेसी में कर रहा है वो उसको फिजिबली और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। एंड एकेडमिक एबिलिटीज़ मीन्स इसमें टीचिंग क्वालिटी होनी चाहिए। पार्टिसिपेशन मतलब वो जितने भी काम उसमें होते हैं उसमें वो अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर सके। कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटी, रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन, सो इन दैट वी विल सी फर्स्ट दैट इज़ टीचिंग क्वालिटी। इन दैट ही शुड बी वेल वर्स्ड with the basic pharmaceutical science, sterilization, selection, storage of drug, dispensing specs, medication errors. His ability should be better than his counterparts working in different hospital. He should develop confidence in his subordinate about his knowledge. So उसको वेल नॉलेज होना चाहिए किस चीज़ के बारे में, कि हम स्टरलाइज कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को, या फिर स्टरलाइजेशन क्या होता है, हमको कौन सी मेडिसिन सिलेक्ट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीज़, उसका स्टोरेज कैसे मेंटेन रखना है हमको, उसको डिस्पेंस कैसे करना है, हमको देना कैसे है, उसको बताना कैसे है कि किस तरह से मेडिसिन लेनी है। और जितने भी मेडिकल एरर है, जितने भी ऐसे प्रॉब्लम्स जो कि डिस्पेंसिंग के वक्त अराइजेज होती है, तो ऐसे प्रॉब्लम से कैसे डील करना है उसको, इन सब के बारे में नॉलेज होना चाहिए। और द सेकंड इज़ पार्टिसिपेशन। In that, he is responsible for participation in workshop, seminars and related program and should be able to contribute towards educational activities of the hospital. मतलब कि जो भी सेमिनार, जो भी वर्कशॉप हॉस्पिटल में होते हैं या फिर कहीं पर भी हो रहे, तो उसको उसके बाद वो उसमें पार्टिसिपेट करे, किस लिए, ताकि वो जो उसका नॉलेज है वो अप टू डेट रहे उस बारे में, उस कि फील्ड में अभी क्या शुरू है, फील्ड में नया क्या आ रहा है, मार्केट में कौन सा ड्रग आ रहा है, डिसीज़ के बारे में। सो ये सब नॉलेज कहाँ से मिलेगा, वर्कशॉप, सेमिनार्स। सो यहाँ से नॉलेज गेन करे। देन कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटी, ही ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफ फेलो फार्मेसी एंड नर्सिंग pupils. He should conduct educational program for the new staff and other professional of the hospital. मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे कि जो डी फार्म वाले होते हैं, जैसे कि तुम लोग, तुमको डी फार्म के बाद में ट्रेनिंग पीरियड होता है, तो जो फार्मासिस्ट है वो इन्वॉल्व होना चाहिए कि वो ट्रेनिंग एक्टिविटी करे, टू कंडक्ट ट्रेनिंग एक्टिविटी कंडक्ट करे हॉस्पिटल के अंदर नर्सिंग के लिए, या फिर जो फार्मासिस्ट स्टूडेंट है उनके लिए। और फिर रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन विच मीन्स he is a responsible person at drug information center and should have ability to evaluate information critically. He accordingly should inform the concerned faculty of the hospital, which means जो भी ड्रग वो प्रिस्क्राइब कर रहा है तो उसको देने के बाद में ये मॉनिटर करना होता है। ये एक रिट्राइवल इंफॉर्मेशन होती है जो एक फार्माकोविजिलेंस का डिपार्टमेंट होता है जो कि ये कंडक्ट करता है कि ड्रग लेने के बाद में, जब जैसे कि क्या होता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर हम ड्रग सिर्फ हेल्दी वॉलंटियर्स को देते हैं, लेकिन जब ड्रग मार्केट में आता है तो मार्केट में ड्रग आने के बाद ड्रग मार्केटमध्ये आलेल्यानंतर त्याला सगळे प्रकारचे लोक घेतात, म्हणजे इन्फांट, एल्डरली पीपल विथ रिलेटेड डिसीजेस और प्रेग्नेंट वुमेन। सो प्रेग्नेंट वुमेन को उस पर्टिकुलर ड्रग लेने के बाद में इज़ देयर इज साइड इफ़ेक्ट, और इन्फांट में अगर ज़्यादा डोज लिया तो व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट, देन एल्डरली पीपल में ये ड्रग लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट आया, तो ये सब एग्जामाइन करना। उसको एग्जामाइन करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको मूव फॉरवर्ड करना, उसको जो ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर है वहाँ पर उसको अपलोड करना। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। सो हेयर we will finish our next chapter, that is hospital pharmacy, and in the next lecture we will see the drug distribution system in hospital. Thank you.